का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। समाजवादी पार्टी जनपद प्रतापगढ़ में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ जनपद में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आप समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हैं। आपकी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में कितने अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी बनाया है? देखिए, माननीय नेताजी ने कहा था कि जब हमारी पिछली बार 2012 में से 17 तक हमारी सरकार थी, आप सबको याद होगा, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, चौथे स्तंभ में समाज के, तो उस वक्त माननीय नेताजी ने यह कहा था कि हम अल्पसंख्यक समाज को 20% की भागीदारी समाजवादी पार्टी में निश्चित करते हैं और हम देते हैं। उन्होंने दिया भी हमको, और उसी तरह से आज इस समय 403 विधानसभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जो कि लगभग 22 से 25% होने जा रही है। कुछ जगह पे अभी मामला कुल मिला के आप देखेंगे तो आपको 25% की भागीदारी अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया। इस बार समाजवादी पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए जनाब, आप सब तो मीडिया से हैं और आप सब दुनिया देश देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी टॉप पर है, भ्रष्टाचार टॉप पर है, कारोबारी परेशान है, भूख है, भय है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, तमाम हमले ऐसे हैं, दलितों पर हमले किए जा रहे हैं, छोटे मजबूर पिछड़ों पर हमले किए जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे जनता को झकझोर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से 17 तक जिन्होंने शासन देखा था, विकास देखा था और उन विकास कार्यों को देखा था, चाहे वो 108 रहा हो, चाहे 1090 रहा हो, चाहे 102 रहा हो, आज जब 2017 में जुमलों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसको जुमलों की पार्टी भी कहा जाता है, जब 2017 में इन्होंने स्थान लिया उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले, तब से लेकर के आज 22 है, तब से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में यहां की एक भी जनता कहीं से संतुष्ट नहीं है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, नौजवान हो, किसान हो, सब परेशान है। वर्तमान सरकार का दावा है कि गरीबों को हम महीने में निःशुल्क 2 बार राशन दे रहे हैं और किसानों को उनके खाते में सीधे तौर पर पैसा भेजा जा रहा है कि जिससे किसान सम्मान निधि के तौर पर, सम्मान निधि के तौर पर। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, किसानों को भिखारी बनाया जा रहा है और ये 2 बार राशन दे करके हमारी जनता को भी भिखारी बनाया जा रहा है। हमको आश्रित किया जा रहा है कि ये सरकार कहीं ना कहीं मुझे अपना गुलाम बना रही है, हमारी जनता को गुलाम बना करके उन्हें आने वाले दिनों में बंधुआ मजदूर साबित कर देगी। क्या मतलब है आपका? 2 बार राशन क्यों देते हो आप? रोजगार क्यों नहीं देते आप? हमारा रोजगार हमको चाहिए, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं। आप मुझे बिठाकर क्यों 5-5 किलो राशन दे रहे हो? आपने कहा मार्च तक देंगे, मार्च के बाद अगर आपने नहीं दिया, मेरे भाइयों मीडिया कर्मियों आप सब बताइए, अगर आपने मार्च के बाद राशन बंद कर दिया तो जो व्यक्ति अपने घर बैठा है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको कहां से खाना मिलेगा? या तो भीख मांगेगा। आपने काम दिया नहीं, रोजगार आपके पास है नहीं, आप पढ़े लिखे बच्चों से पकौड़े तलवाते हो। जिन्होंने अपने बच्चों को किसी तरह से 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख खर्च करके अपने खेत गिरवी रख करके अपने बच्चों को तालीम दी, अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को ग्रेजुएट बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन आपके यहां वैकेंसी के नाम पे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। आज का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप क्या बात करते हो? आप कौन सी किसान निधि दे रहे हो? एक डीएपी 300-400 की डीएपी आप 1200 की बेच रहे हो और उसमें भी आपने 5 किलो कटौती कर दी और काला बाजारी चल रही है खाद की। आप क्या दोगे? किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, किसानों के साथ आप जुल्म ज्यादती कर रहे हो, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है आपको। सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए, उनको खाद बीज की व्यवस्था के लिए हम किसान के सहयोगी हैं, किसान हमारे मित्र हैं, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और महीने में 3 महीने में उनके अकाउंट में सीधे तौर पर बिचौलियों के हाथ से नहीं, सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। और आप बता रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है। हम श्रीमान जी किसान विरोधी है मैं बता नहीं रहा हूं, मैं पूरी तरह से आपको सबूत के साथ देना चाहता हूं। सबूत ये है
कि आप बताइए जो बोरी डीएपी की अगर हमें 250, एक मिसाल लीजिए आप लोग, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज मैं 250 रुपए की खरीद रहा था, अगर वो चीज मुझको 1000 रुपए की मिलती है और उस 250 रुपए की चीज को मैं 20 चीज यानी 20 नग या 20 बोरी मैं अगर खरीदता हूं तो 20 बोरी में हमसे कितना लिया जा रहा है? 15,000 रुपया सालाना सिर्फ खाद पर। आप लोग सब समझदार हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, समाज के चौथे स्तंभ में हैं, और आपने तो एकदम, आपका चैनल भी खबर नहीं हकीकत, तो हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत देखिए, रूबरू होइए। तो हमसे 15,000 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार खाली खाद के नाम पे ले लेती है। जो हमसे 15,000 उसने ले लिया, हमें दिया कितना? 2,000। समाज के लोगों को 2,000 मानकर चलिए, हमने आपको दिया 3-3 महीने पे 4 बार किस्त भेजी। आप मेरी बात को समझिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। 4 बार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को 8,000 रुपए दिया। अब उसके बाद कितना पैसा बचा? किसका? किसान का। 7,000 रुपया उससे ज्यादा लिया गया है। तो आप बताइए उस 7,000 का हिसाब कौन देगा? आपने किसानों को लूट लिया है। ये कारपोरेट घराने की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार रिमोट से चलती है और उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगने का काम कहीं ना कहीं रिमोट से लोग कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा पैसा, हमारी जेब को आपने ले लिया, हमें लूट लिया। हमसे 500 लेकर के आप मुझे 100 लौटा रहे हो। आप कहते हो मैं किसानों का सहयोगी हूं, किसानों का विरोधी नहीं हूं। आप पूरी तरह से किसानों के विरोधी हैं और आपने साबित किया है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को और मोदी जी को आने वाले समय में भरपूर जवाब देने जा रही है। उत्तर प्रदेश से इनका निकाला होगा। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ, माननीय ममता दीदी जी ने इनके पूरे प्रशासन को भगाया, पूरे अमले को भगाया। सारे मंत्री बंगाल लग गए थे, सारे सांसद बंगाल लग गए थे, सारे कार्यकर्ता बंगाल लग रहे थे। हिंदू मुसलमान किया, आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और वहां आपने मुंह की खाई, और उत्तर प्रदेश में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपकी सरकार आती है तो बेरोजगार युवाओं और किसान के लिए क्या करेंगे? हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम आते ही 10 लाख रोजगार युवाओं को देंगे, एक वादा। दूसरी चीज, किसानों के लिए पंपिंग सेट की बिजली बिल्कुल मुफ्त है। खाद, बीज, पानी के रेट में कमी की जाएगी। और उसके बाद आप ये जान लीजिए 300 यूनिट बिजली, जो कहीं ना कहीं हमारा किसान भी, जो 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघे का किसान है, वो भी 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसको भी 300 यूनिट बिजली की फ्री व्यवस्था दी जाएगी। वो किसान हो, जवान हो, सबको 300 यूनिट बिजली का फायदा होगा। और दूसरी चीज, आप आज देखिए, आज 500 रुपए का पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार कहीं देती है, कहीं नहीं देती। 6-6, 7-7 महीने की पेंशन डंप कर गई, डकार गई, खा गई। उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दिया इन्होंने। लेकिन हम आपको बता दें, आपके खबर नहीं हकीकत है कि चैनल के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी 18,000 रुपया प्रति व्यक्ति को पेंशन उत्तर प्रदेश में देने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आपको, हर आम खास आदमी को, जो जरूरतमंद है, उसको 18,000 रुपये पर साल दिया जाएगा। जिससे कि अगर एक बुजुर्ग दंपति होगा, या विधवा होगी, या सिंगल लेडी होगी, तो आप ये मानकर चलिए उसका भी गुजारा हो जाएगा। सरकार पशु के लिए जगह जगह गौशाला की व्यवस्था की है कि लोग वहां से आकर अच्छे पशुओं को लेके जाएं, और गौशाला में पशुओं के खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में गौ माता के साथ किया जा रहा है। गाय हमारी माता है, हमारे संस्कारों में, हमारे और सभी भाइयों के संस्कारों में उसको पूजा जाता है। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला गौ माता के साथ किया है। ये 30 रुपए का, एक जानवर के पीछे 30 रुपए का सरकारी पैसा देते हैं। लेकिन उस सरकारी पैसे की बंदरबाट होते होते गौशाला में 5 रुपए भी नहीं पहुंचता।
मैंने व्यक्तिगत, आप यहाँ पे इटवा में एक गौशाला है, मैंने कई गौशालाओं का दौरा किया है जहां पर सूखा भूसा डाल दिया जाता है और उस सूखे भूसे को कहां से गौ माता खाएंगी। भूखी प्यासी रहती है हमारी गौ माता, बाद में तड़प तड़प करके दम तोड़ देती है हमारी गौ माता। और ये गौ सेवक बने, गो सेवक बने, इन्होंने तो सबसे बड़ा अपराध किया है। हमारी गौ माता को ये भरपेट भोजन नहीं देते। इन्होंने जो गौशाला बनवाया है, आप जाकर के देखिए, सबसे घटिया ईंट का इस्तेमाल उस गौशाला में हुआ है, सबसे घटिया चद्दर का इस्तेमाल उस गौशाला में हुआ है। उसको एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रूप दे दिया। उसको प्रशासन के लोग लूट खसोट करके हमारी गौ माता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि गौ हमारी माता है, अरे गाय हमारी राष्ट्र माता है, बना दीजिए, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने जो गौ माता के साथ खेल किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करने जा रही है। तो आप क्या कह रहे हैं कि गौशाला योजना सरकार की पूरी तरीके से फेल है? भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से चढ़ गई। तमाम गौशाला ऐसी हैं जहां सिर्फ लूट खसोट हुआ है। कितनी गौ माता हमारी बेदम होकर के दम तोड़ दिया उन्होंने। उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। उनकी हालत ये है कि उनको तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। अगर आप मीडिया के कर्मी मेरे भाइयों, अगर आप कवर भी करना चाहते हो, खबर दिखाना चाहते हो, तो प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो आपको रोकने का काम करते हैं, आपको खबर नहीं दिखाने देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रतापगढ़ कुंडा में एक जनसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव, यानी जो चुनाव चल रहा है, प्रतापगढ़ में एक अल्पसंख्यक को टिकट देंगे, मुसलमान को टिकट देंगे। लेकिन सारी जो भी सीटें हैं सब पर कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं, किसी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। तो क्या लगता है अखिलेश यादव की कि इस कार्य से मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज है, या कि मुसलमानों को आप किस तरीके से उनको समझाएंगे कि अगर टिकट नहीं मिला है, या क्या आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज है ये हमारा बड़ा ही बड़े दिल वाला है, इसका दिल बहुत बड़ा है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि मैं प्रतापगढ़ जनपद से एक अल्पसंख्यक चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाऊंगा। अल्पसंख्यक चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाने के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम लोगों को बुलाया। जैसे यहाँ पे तमाम वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जो पूर्व में विधायक भी रहे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, कम मार्जिन से चुनाव हारे भी। लेकिन देखिए, जब कोई आपके साथ आता है, आपके घर में आता है, तो आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी में पहले ये सोचते हैं कि मेरे यहाँ आया हुआ मेहमान पहले खा ले, पहले उसे खिला दूं, उसके बाद जो बचेगा हम खाएंगे। तो हुआ क्या, हमारे परिवार में, समाजवादी परिवार में बहुत सारे दल, जैसे अपना दल के, आप समझिए, निषाद राज पार्टी, ओपी राजभर जी की पार्टी, तमाम ऐसे लोग जिनको हमारी नीतियां पसंद थी, हमारे यहाँ आए। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे घर अगर आने वाले मेहमान का हम स्वागत करते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं हम जो है, यहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारा। लेकिन उन्होंने एक वादा किया है प्रतापगढ़ के समस्त नेताओं से, अल्पसंख्यक के कार्यकर्ताओं से, कि प्रतापगढ़ के अल्पसंख्यकों का सम्मान मैं कम नहीं होने दूंगा। सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों को शासन में, प्रशासन में समाहित करने का काम करूंगा। आयोग में, निगम में उनको समाहित किया जाएगा। और उसी का नतीजा ये है कि प्रतापगढ़ जनपद के सारे अल्पसंख्यक भाई आज उन्होंने तय कर लिया है कि हमें अपने गिले शिकवे भुला करके, जो हमारा हक था, समाजवादी पार्टी ने हमको 20% से ज्यादा चुनाव लड़ने में भागीदारी दी है, हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं टिकट दिया है। और हम इस चीज को देख करके अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता समझ करके, जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रतापगढ़ जनपद में चुनाव लड़ने को भेजा है, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, हम उनको जिताने का काम करेंगे। और उनको यहां से विधायक चुन करके लखनऊ की विधानसभा में, सदन में प्रतापगढ़ का नेतृत्व करने की ताकत देंगे। वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्य
शैलियों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा पैमाना उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता है। चूंकि मान्यवर हम उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव के पद पर हैं, आप जानते हैं, और उत्तर प्रदेश का मैं भ्रमण भी करता हूं। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में हमने जा करके लोगों से मिलने का काम किया, एक साधारण आदमी की तरह भी मिला मैं। लेकिन इस सरकार जो झूठे प्रचार के माध्यम से अपने आप को विकासशील सरकार कहने का तमगा लेना चाहती है, मेडल लेना चाहती है, उसमें पूरी तरह से ये सरकार फेल है। ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता समय का इंतजार कर रही है, और जो समय आपने देखा होगा, कल पश्चिम में 58 सीटों का चुनाव होता है। 58 सीटों में हम 54 सीटें जीतने जा रहे हैं। 58 सीटों में हम 54 सीट जीतने जा रहे हैं। तो जो ये लहर थी, ये आंधी बन गई। पश्चिम की आंधी पूर्वांचल की आंधी है, और आपको दिखाएंगे इस जनता बीजेपी की सरकार से इतनी नाराज है, इनकी नीतियों से इतनी त्रस्त है कि आने वाले 10 तारीख को, 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, मतगणना होगी, तो आप ये मानकर चलिए इनको दहाई का आंकड़ा पार करने के बारे में भी सोचना होगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बेरोजगारों और गरीबों, किसानों के लिए सरकार के पास क्या नीति है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख रोजगार देने का हमने वादा किया है, और 22 लाख प्राइवेट सेक्टरों में हम रोजगार युवाओं को देंगे। तो और किसानों के लिए, भाई किसानों को क्या चाहिए? खाद, पानी, बिजली, वो सब चीजें। लेकिन एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। जी बिल्कुल। वर्तमान में किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है जी कि किसान के जो खेत हैं, वे आवारा पशु जो हैं, वे उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और आप इसी के साथ आप अपनी पूरी बात रखिएगा। देखिए श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, हकीकत तो ये है कि सांड, किसान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या सांड, आवारा छुट्टे पशु हैं, जिसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था देने में नाकाम रही, और हमारे बहुत सारे किसानों ने इस समस्या को लेकर के आत्महत्या तक कर लिया। इतना महंगा खाद, इतनी महंगे बीज, इतना महंगा पानी, इतना महंगा बिजली है कि इन सब चीजों की वजह से पता लगा 1 बीघे में हमारी लागत अगर 15,000 आती है, 1 बीघे में अगर हमने गेहूं लगाया तो हमको लगभग 12 से 15,000 खर्च करना पड़ा, और हमने जब कटाई की तो हमें 5,000 का भी उसमें अनाज नहीं पैदा हुआ। ये हमारा पशुओं ने, छुट्टे सांडों ने पूरी तरह से चर लिया, हमारी हरी फसल को खा गए। नतीजा ये हुआ किसान फुटपाथ पर आ गया। यहां पे पूरी तरह से प्रशासन फेल हो गया। दूसरी चीज आपके साथ ये है कि आज आप देखते होंगे, आप किसी गांव में अगर अभी चले जाइए तो हमारे गांव के लोगों के, आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है। गांव में लोग लाठी लेकर के निकलते हैं, हई 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 की आवाज करते हैं। अगर कोई सोता रहता है तो उसको नींद नहीं आती, बोलते क्या हुआ भैया? अरे भैया गांव में सांड चले आए। अब तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सांड हम लोगों के लिए योगी जी ने छुड़वा दिया है, क्योंकि इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का बीजेपी का शासन रहा है, बीजेपी की सरकार रही है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारा पशुओं को आप सड़क पर छोड़िए, अगर आपको करना है तो हमारे सांड देवता, इनको आप कहीं ना कहीं रखिए मेरे भाइयों। गौ हमारी माता है, सांड भी हमारा गोवंश ही होता है, सांड की भी प्रजाति गोवंश से ही है, तो उसको भी हमें अपने आप में कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। इन्होंने किसानों के दुख दर्द को और बढ़ा दिया। किसान बेचारा वैसे ही घाटे में चल रहा है, खाद, बिजली, पानी सब महंगी है, और उसके चक्कर में पता लगा ये हमारा जानवर चरे रहे हैं हवा हरी हरी फसल। तो नतीजा यह है कि पूरी तरह से सरकार ने किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती की है। क्योंकि ये सांड किसके हैं? सांड कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपने सुना होगा कि शहरों में कुत्तों को पकड़ करके नसबंदी करके बाहर छोड़ दिया जाता है, आपने सुना होगा।
वो इसलिए किया जाता है कि कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं, तो उनका इलाज शासन की व्यवस्था द्वारा किया जाता है। और उसी तरह से गोवंश है, सांड भी गोवंश में आता है, तो सांड की जिम्मेदारी, आपकी सरकार आएगी तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो सबसे बड़ा आश्रय स्थल यानी कि पशुशाला हम बड़ा बनाएंगे और उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उन आवारा पशुओं के लिए एक घर दिया जाएगा, जिस तरह से बाड़ा बनाया जाएगा और वहां उनके राशन की व्यवस्था की जाएगी, उनको भूसे की व्यवस्था दी जाएगी, उनके रखरखाव के लिए आदमी रखे जाएंगे और डीएम को निर्देशित किया जाएगा कि किसी भी पशुशाला में अगर कोई पशु मरता है, बीमार होके मरता है, तो उसकी रिपोर्ट आपसे ली जाएगी और अगर अधिकारी वहां पे गलत करता हुआ पाया गया तो हमारी सरकार निश्चित ही गोवंश के संरक्षण के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए उसको सस्पेंड करने का काम करेगी। एक सवाल जी, किसान की फसलों को नुकसान कर रहे हैं आवारा पशु, बिल्कुल, और किसान ही पशुपालक होता है। बिल्कुल। अगर सरकार से बात किया जाए कि आवारा पशुओं के लिए आपने क्या किया है, तो सरकार कहती है कि मैंने गौशालाएं बनवाई है जी। और किसान जो है जब तक गायें दूध देती हैं, पशुपालक गायों को अपने घर पर रखता है, लेकिन जब ये दूध देना बंद कर देते हैं तो इनको छोड़ देता है, यानी पशुपालक ही किसान है। अगर किसानों के साथ ये समस्या आ रही है तो इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या किसान? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, क्योंकि अगर ये मेरा घर है, ये आपका स्टूडियो है और इस स्टूडियो में आप इसके संचालक हो और इसमें कोई भी अव्यवस्था होती है, ये जिम्मेदारी स्टूडियो संचालक की होती है। उसी तरह से आवारा पशुओं को आश्रय स्थल न दे करके अपनी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार बच नहीं सकती। पत्रकार महोदय, आप खबर नहीं हकीकत के जरिए मेरी इन बात को पूरे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को पहुंचाइएगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी होती है। मेरे घर की जिम्मेदारी पड़ोसी नहीं ले सकता। वो किसान जो परेशान है वो कैसे लेगा? आपने कहा ना कि हमारा पशुओं का इंतजाम मैं करूंगा, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं तो बनती। कहती है कि हम हर जगह गौशालाएं बनवा दिए हैं और किसान जानवरों को छुट्टा छोड़ रहे हैं और किसान के फसलों को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बृहद गौशाला अपने इटवा में भी बनी है, जो कि 2 करोड़ 21 लाख की लागत से बनी है। तो किसानों को चाहिए कि अपने आवारा पशुओं को वहां पर लेकर जाकर छोड़े। भैया, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला अगर कहीं हुआ है तो पशुशाला के नाम पर हुआ है। चाहे वो उसमें चारा घोटाला हो गया हो, चाहे उस पशुशाला के निर्माण में घोटाला हुआ हो, चाहे उसमें आप ये जान लीजिए कि चाहे उसमें ये हुआ हो कि उसमें प्रशासन के लोग खा गए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। हमारी सरकार आएगी तो पशुशाला, जो पशुओं के साथ निर्दयता की गई है, जो पशु असामयिक मौत के गाल में समा गए, उनकी जांच की जाएगी। इन पशुशालाओं पे जो पैसा खर्च हुआ है वो पूछा जाएगा कि 2-2 करोड़ रुपए का आपको पैसा मिला, आपके यहाँ जानवर कैसे मरे? आपको शासन से अगर पैसा शासन से गया तो आपने कैसे उन जानवरों की परवरिश अच्छी नहीं की? तो ये सब जवाब आने वाले दिनों में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो आम जनजीवन के साथ साथ, आम जनता के साथ, जवान, किसान, मजदूर, दलित, अगड़ा पिछड़ा सबके साथ गौ माता का पहले ख्याल रखा जाएगा। गौ वंश के लिए, उनके संरक्षण के लिए पहले काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार आज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और अभी आपने देखा आपके प्रतापगढ़ में ही एक पत्रकार सुलभ जी की निर्मय हत्या कर दी जाती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र आ गए हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों के हित की बात नहीं किया है। यदि आपकी सरकार बनती है तो पत्रकारों के लिए आपकी सरकार में क्या जगह रहेगा? हमारी सरकार के मुखिया पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद में
मैंने पत्रकारों के लिए आवास योजना जैसी सुविधा का ऐलान किया है। सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी पत्रकार के साथ कहीं भी कोई घटना होती है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार होगा और पत्रकारों को विशेष श्रेणी की सुरक्षा देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। और अगर ऐसा कहीं असमय कुछ होता है तो उनके परिवार को मुआवजा देने का भी काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप हैं असगर अंसारी जी। सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज खबर चलाई जा रही है और वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रानीगंज के सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक आर.के. वर्मा क्षत्रिय और ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिससे क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहे हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? देखिए, आप JNI न्यूज से हैं, क्यों सर? जी। तो मेरा कहना यह है कि ये वायरल खबरें चुनाव को देखते हुए अनाप शनाप लोग फॉरवर्ड करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की एक कोशिश है। क्योंकि आर.के. वर्मा जी जहां से हैं आप पता लगा लीजिए, उन्होंने क्षत्रियों का भी काम किया है, ब्राह्मणों का काम किया है। हाँ, उन्होंने एक बात का जवाब देते हुए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि 20% लोगों का हमें वोट नहीं चाहिए। एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की आवाम को, जनता को बांटने का काम किया था। तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं 20% अपराधी, ये वो दुनिया भर की बात उन्होंने कही। तो मेरे प्रत्याशी पूर्व विधायक विश्वनाथगंज, वर्तमान समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी आर.के. वर्मा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसमें क्षत्रियों का या ब्राह्मण वर्ग का अपमान हुआ, एक बात। और दूसरी बात यह है, मैं कल उनके कार्यक्रम में उनके साथ था। उनके कार्यालय जो कि रानीगंज में भवन में एक जगह है, वहां पे उनका कार्यालय खुला हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि मुझे सर्व समाज को लेकर के चलना है और सर्व समाज का विकास करना है, एक बात। और दूसरी बात यह है, वहां पर आपने देखा था कि अभी हमारी समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण समाज के ही एक बड़े नेता कह लीजिए, उनको टिकट दिया गया था। उसके बाद किन्हीं कारणों से उनका टिकट रद्द करके आर.के. वर्मा जी को लड़ाया गया। लेकिन अगर उनके मन में ऐसी कोई दुर्भावना होती, ऐसी कोई समस्या होती इस वर्ग से, तो वो उनके घर क्यों जाते? आप इसको भी देख लीजिएगा। अपने तमाम सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है और ये वीडियो चल रहा है कि आर.के. वर्मा जी ही एक ब्राह्मण समाज के एक कद्दावर व्यक्ति के यहां जाते हैं, बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चाय पानी साथ करते हैं। अगर वो ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले व्यक्ति होते तो क्यों ब्राह्मण समाज के यहां जाते? ये सब अफवाह है। बीजेपी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, पूरी तरह से समाज में उसका बहिष्कार हो रहा है। इसलिए वो अनाप शनाप मुद्दों को हवा दे करके एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा करके चुनावी लाभ लेना चाहती है। धन्यवाद।